तो इसमें जो टॉपिक दिख रहा है आपको यहाँ पर कि भारतीय रोजगार का विभिन्न क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ रहा है, तो स्थिति, ये क्वेश्चन है। ये अगर इस क्वेश्चन को डील करना हो, ठीक है, तो इसको आप कैसे बना सकते हो ये आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन समझना ये है कि प्रश्न पढ़ने से पहले आप क्या क्या पूछ रहे हैं। देखो यहां पर कि पहली बात तो भारतीय जो भी रोजगार होगा उनका विभिन्न क्षेत्र में क्या बताना अपने को, स्थिति बताना है, एक ये हो सकता है, या फिर विभिन्न क्षेत्र में प्रभाव, ये भी आप बता सकते हो। चाहे तो स्थिति बताओ, चाहे तो क्या बताओगे, प्रभाव बताओगे। ठीक, ये अपन कर सकते हैं, बट इसको सॉल्व कैसे करोगे ये बोल रहा हूं आप। तो इसमें अगर मान लो लिखना हो उसका उत्तर, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो भारतीय रोजगार के हमारे पास तीन भाग होते हैं। कितने होते हैं, तीन भाग। पहला होता है कि जो रोजगार, वो लोग, रोजगार मतलब कि खास करके हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध श्रम बल है। कौन सा बल है आपका, श्रम बल। तीन प्रकार का श्रम बल बताया गया आपको। श्रम मतलब जो काम करने के लायक जो हमारे पास संख्या है उसको हम लोग श्रम बल कहते हैं। पहला ऐसा श्रम बल जो पूरी तरीके से कुशल हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आपका कुशल श्रम बल। ठीक। दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे आपका अर्ध कुशल श्रम बल। और तीसरा हम क्या बोलेंगे इसको, आपका अकुशल श्रम बल। अब इन्हीं तीनों को विभिन्न क्षेत्र बोला है। यहां से इसका मतलब ये क्या होता है कि तीनों क्षेत्रों में, चाहे आपका प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे आपका द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे कैसा आपको तो तृतीय क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों में कैसा प्रभाव डालेगा ये अपने को बताना है। और उनकी स्थिति बोलेगा तो अगर आपके पास कोई डाटा है तो आप बताओ, और प्रभाव को हम बताएंगे विश्लेषण के तौर पर बताएंगे। क्या इसमें इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, और क्या उसमें प्रतिशत, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों का यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, कितना वो प्रोडक्शन में योगदान दे रहे हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इनका इस्तेमाल करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, और अगर आपके पास ये उपलब्ध है डेटा तो उसका इस्तेमाल करोगे, तब जाके आपका आंसर फ्रेम होगा। क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसको तोड़ना सीखो, ये कह रहा हूं। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसमें, स्थिति, आप क्या लिख दिए उसमें, प्रभाव, तो आपके उत्तर में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, स्थिति पूछ रहा है मतलब आपको बताना पड़े कितने लोग काम कर रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन देने के बाद कितना उत्पादन हो पा रहा है। प्रभाव बोलेगा तो अलग और स्थिति बोलेगा अलग। जैसे अगर ये पूछा जाए आपसे कि अगर जो कार्यरत श्रम बल है, दूसरा पॉइंट हो सकता है उत्पादकता, तीसरा होगा उत्पादन, और चौथा होगा इसमें योगदान, वो भी जीडीपी में। इन चार बिंदु के आधार पे मैं इन तीनों सेक्टर को बांट सकता हूं। आपको एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इसको अगर आप पॉइंट में, पैराग्राफ में लिखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में स्थिति ऐसी है, द्वितीयक में स्थिति ऐसी है, तृतीयक में स्थिति ऐसी है। वो स्थिति का आप बताओगे आधार ये चार बिंदु होगा। पहला हमने क्या बोला, आपका कार्यरत श्रम बल। दूसरा हमने क्या बोला यहां पर, उत्पादकता। तीसरा क्या बोलेंगे, उत्पादन, और आपका जीडीपी में योगदान। यही तो चाहिए अपने को, क्योंकि इसी योगदान से तो कहीं ना कहीं उस देश की इस व्यवस्था का निर्धारण होगी। कौन सी व्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था का निर्धारण। और जितना ज्यादा ये समृद्ध होगा उतना ही ज्यादा उस देश के विकास की संभावना तीव्र होगी। विकास की संभावना अगर तीव्र होगी तो यही उस देश की स्थिति को दर्शाएगा। मतलब हो सकता है वो विकसित ही रहे, या हो सकता है वो विकासशील रहे, या फिर आपका वो विकासशील की श्रेणी से नीचे भी आ जाए। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि कोई देश अगर एक बार विकासशील हो गया तो दूसरी बार वो अल्प विकसित में नहीं आ सकता, वो कभी भी नीचे डाउनफॉल से गुजर सकता है। ये डिपेंड करता है इन पर। जैसे हमारे भारत में पूछ रहे हैं कि हमारे भारत में इस क्षेत्र में जो कार्य श्रम बल है उनकी मात्रा क्या है, हमारा तो ज्यादा है।
इसमें कैसा आपका तो मध्यम है, और यहां सबसे क्या है तो कम है। ठीक। फिर हमने बोला उत्पादकता होता क्या है, पहली बात तो इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। क्या होता है आपका प्रोडक्टिविटी, मतलब जैसे उत्पादकता समझ सकते हैं कि कम से कम श्रम बल में अधिक से अधिक उत्पादन, ये तभी संभव है। उत्पादकता सीधे तौर पर अगर आप लिखना चाहो, उत्पादकता ये अनुपाती होती है, समानुपाती होती है, किसके होती है आपका तो कौशल विकास के। जितना उस श्रम बल का कौशल विकास होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी आपका उत्पादकता होगी। ये आप जान लो उसमें कि जो स्किल डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका क्या बढ़ेगा आपका उत्पादकता। मतलब देखो यहां पर लोग ज्यादा हैं तो उत्पादकता यहां पर क्या होगी आपका कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि जो हमारे पास कौशल की भावना होगी, कौशल का जो यहां पर कौशल युक्त श्रम बल होगा वो भी यहां पर क्या होगा आपका तो कम होगा, क्योंकि इनको स्किल्ड आपने नहीं किया है, ये अनस्किल्ड फॉर्म में काम किए जा रहे हैं, तभी तो क्या कम होगी इनकी उत्पादकता। जैसे हमने देखा बेरोजगारी का ज्यादा हमको दिखाई कहां पर पड़ता है अपने को, प्राथमिक क्षेत्र में। काम भी होते ज्यादा है, लोग कर भी रहे हैं, बट आउटपुट उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो यहां पर ये कम हो गया, उत्पादन भी यहां पर कम ही होगा, और जीडीपी योगदान भी इसमें क्या होगा कम होगा। देखो ये सारे के सारे कम है और ये केवल क्या है तो ज्यादा है। तो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ना तो उत्पादकता बढ़ रही है, ना उत्पादन बढ़ रहा है, ना तो जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है, और ना ही कौशल युक्त श्रम बल की उपलब्धता यहां पर क्या है ज्यादा है, कैसी वो कम है। इसमें सभी श्रेणी में मध्यम है। उत्पादकता देखा जाए तो भी यहां पर मध्यम स्तर की होगी, और उत्पादन इसमें मध्यम स्तर का ही होगा, और यहां पर आपको मिलेंगे अर्ध कुशल श्रम बल मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको अर्ध कुशल मिलेगा, और यहां पे हम लिख सकते हैं अकुशल मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को अकुशल मिलेगा, क्योंकि यहां सबसे कम श्रम बल काम करता है, इनकी उत्पादकता क्या है यहां पर तो ज्यादा है, उत्पादन भी क्या होगा यहां पर ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर जीडीपी योगदान भी यहां पर क्या है ज्यादा है, जबकि यहां पर अपने को कुशल श्रम बल मिलेगा। कि केवल मैं आपको बता फॉर्मेटिंग करने का तरीका है। अगर लग रहा है कि आपके ये तब काम आता है जब आपके पास समय कम हो और उत्तर को कंक्लूड करना है, तब ये काम आएगा। वहां पर लग रहा है कि समय कम है और कंक्लूड करना है, टेबल बनाओ सरासर, सामने वाला समझ जाएगा। कम से कम अगर 8 नंबर का प्रश्न होता तो नहीं में आपको 4 नंबर यहां पे मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा, अगर ऐसा लिख के चल दोगे तो भी। ठीक है, तो ये टेक्टिक्स ध्यान रखना, ये काम आते हैं, इसको लिखाएंगे आंसर। पहले देखो यहां पर एक चीज आपको बढ़ा रहा हूं, आज का जो टॉपिक है ये भारत में जो शिक्षा का विकास कैसे हुआ। देखो एक तो हम बात कर सकते हैं 2 चरण में, एक होगा आपका आजादी के पूर्व, आजादी के पूर्व, और दूसरी स्थिति हमको मिलेगी कब मिलेगी अपने को आजादी के पश्चात। तो 1947 से पहले और 1947 के बाद से पहले और 1947 के बाद की स्थिति में परिवर्तन हमको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमको 1825 में, कब की बात है आपका 1825। अब देखो क्रोनोलॉजी चलेगा, ठीक है, इसको बड़े उत्तर में लिखना है। ये सीधी सी बात है, ये 15 नंबर के लायक प्रश्न होगा या तो 8 नंबर के लायक प्रश्न होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है भारत में शिक्षा का विकास लिखिए तो आपको लिखने आना चाहिए। तो पहले आप बताओगे, ये केवल फ्लो चार्ट बन रहा है और इसी को अपने को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले आप पहला लिखोगे हेडिंग बना के, अभी नहीं लिखना है, लिखना है जब भी लिखेंगे पहले लिखेंगे आजादी के पूर्व की स्थिति और आपका आजादी के पश्चात की स्थिति। तो पूर्व की बात कर रहे हैं तो 1825 में एक रिपोर्ट आती है, उसका नाम पड़ता है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। क्या नाम इनका? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। इन्होंने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह बोला कि क्यों ना भारत में अब स्कूल की स्थापना की जाए।
किसकी स्थापना की जाए? स्कूल की स्थापना की जाए। ठीक है, ये कब की बात है? 1825। तो पहले तो मालूम होना चाहिए दिमाग में कि हाँ, अगर शिक्षा कहीं देना है तो वो कहां दे सकते हैं हम लोग? तो स्कूल में दे सकते हैं। स्कूल सिस्टम की जो स्टार्टिंग बात, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति को लाने का श्रेय जाता है किसको जाता है? तो माउंट स्टुअर्ट एल प्रिंसटन। ये रिपोर्ट कब आती है? 1825। लेकिन अगर मान लो स्कूल खुल गए तो वहां पे शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अगर आपको ध्यान से याद होगा तो 1833 में एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम पड़ता है लॉर्ड मैकाले। क्या नाम पड़ता है? लॉर्ड मैकाले। और इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बखूबी प्रमोट किया। कौन शिक्षा को? आपका अंग्रेजी शिक्षा को। ठीक है, इनका योगदान विधि मेंबर के तौर पर भी था हमारे संविधान में। और दूसरा, इन्होंने जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने में बहुत मजबूत काम किया। देखो, अगर वर्तमान शिक्षा में इंग्लिश आया है तो इसका श्रेय बिल्कुल किसको जाता है आपका? तो लॉर्ड मैकाले को जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब परिवर्तन लाना होता है तो परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ऑल ऑफ सडन चीजें नहीं होंगी। तो इसके बाद जब 1854 में एक व्यक्ति है, उनका नाम पड़ता है चार्ल्स वुड। क्या नाम पड़ेगा? चार्ल्स वुड। इसे कहते हैं वुड डिस्पैच। क्या बोलते इसको? वुड डिस्पैच। तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में जिन चीजों पे काम किया गया, इसे कहते हैं, देखो, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। कौन शिक्षा का? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मतलब काम शुरू इसने किया। किसने किया? आपका लॉर्ड मैकाले। लेकिन उनको रिपोर्ट में किसने लाके रख दिया आपका? तो चार्ल्स वुड ने रख दिया। इसने एक साथ साथ एक काम और किया कि भाई क्यों ना हम भारत में स्वदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करें। ऐसी बात इन्होंने कही। तो स्वदेशी शिक्षा के प्रसार में जोर देने का कार्य किसने किया आपका? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ने किया। एकदम इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री के हिसाब से देख लो, चाहे आपका इसमें कहीं भी, आप जहां शिक्षा मिलता है आप वहां लिख सकते हो इसको। तो चार्ल्स वुड रिपोर्ट में यही थी कि पहला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। मतलब अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार को हमने कानूनी रूप से मान्यता दे दी कि भाई अब ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर भारत चल रही है। औपनिवेशिक भारत की बात कर रहे हैं। पहले अपन बता चुके हैं, दो शब्द होता है, एक होता है गुलाम होता है और एक क्या होता है आपका? उपनिवेश। हमारा मानना यह था कि भारत अंग्रेजों का क्या है? तो गुलाम है। ब्रिटिशर्स का मानना यह था कि नहीं, भारत अंग्रेजों क्या है? तो उपनिवेश है। ये सकारात्मक भावना को दर्शाता है। ये क्या दर्शाएगा आपको? तो नकारात्मक भावना को दर्शाएगा। तो इसी आधार पे बोला कि देखो, हम आपको बर्बर से सभ्य बनाने आए हैं। बर्बर से क्या बनाए? तो सभ्य बनाने आए हैं। आपको अशिक्षित से शिक्षित बनाने आए हैं। और जो हमारे पास जो हिंदू शिक्षा थी, और खास करके हिंदू में अभी भी चलती है जो शिक्षा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैदिक शिक्षा को इन्होंने रिप्लेस करने का प्रयास किया पाश्चात्य शिक्षा से। कौन शिक्षा से? आपका पाश्चात्य शिक्षा से। और इस पाश्चात्य शिक्षा की जो रीढ़ थी वो क्या थी? आपका अंग्रेजी। इन्होंने भाषा को इन्होंने जोड़ दिया सभ्यता से। अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोले तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आपका बर्बर कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोले उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो सभ्य बोल दें। ऐसा उन्होंने एक तरह से स्थिति परिवेश का निर्माण करना चालू कर दिया। तो 1954 में जब चार्ल्स वुड आया तो उसने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ एक प्रकार से हिंदुत्व में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, नहीं हम ऐसा नहीं करें स्वदेशी शिक्षा हट जाएगा, उसने बोला स्वदेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार में हम साथ में जोर भी देंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर भी जोर दिया। कौन से स्तर की? आपका प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर।
पर ध्यानाकर्षण किया। अभी केवल ध्यानाकर्षण हो रहा है, मतलब सोचेंगे विचारेंगे ऐसा, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अभी जितनी इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस को पहले रखा तो गया, बट चीजों को मसौदे में पेश नहीं किया ढंग से। ये कब की बात है? 1854। 1854 के बाद धीरे से अब जब हायर एजुकेशन पर, तो देखिए उन्होंने प्राइमरी लेवल पर काम नहीं किया। रीजन क्या था इसके पीछे? क्योंकि उनको उच्च स्तर पर अपने लोगों को बिठाना था। और इसी प्रकार से 1857 में उन्होंने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना चालू कर दी। कौन से विद्यालय की? विश्वविद्यालय। और उन्होंने 3 विश्वविद्यालय चालू कर दिए। एक खुलता है मद्रास में, एक खुलता है आपका मुंबई में, और एक खुलता है कहां पर? आपका कलकत्ता में। ये तीनों प्रेसिडेंसी में उन्होंने चालू कर दिया। क्या चालू किया आपका? तो विश्वविद्यालय। क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल से कोई मतलब नहीं था, वो हायर अथॉरिटी पे कब्जा करना चाहते थे, ताकि ऊपरी स्तर, जो ऊपरी ढांचा है, बुनियाद तो हम भारतीयों पे बनी है, और उसी पर शासन करेंगे रूलर्स जो होंगे अपर लेवल पर, वो ब्रिटिशर्स होंगे या अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त कोई ना कोई व्यक्ति होगा। इसलिए उन्होंने ऊपरी स्तर पे काम किया। तो 1857 में स्थापना होती, किनकी स्थापना होती? तो विश्वविद्यालय की स्थापना। आजादी के पहले की बात हो रही है। और 3 जगहों पर विश्वविद्यालय बना, मद्रास में, बंबई में और आपका कैलकाटा में। 57 के बाद हम चलते हैं 1925। 1925 में एक बोर्ड बनता है, उसका नाम पड़ता है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्थापना। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि अब हमको कहीं ना कहीं इस औपनिवेशिक भारत को एक भारत में या भारतीय शिक्षा में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे ये भारतीय विश्वविद्यालय जो हमारे पास अभी हम देखते हैं ना, यूजीसी की बात कर रहा हूं, उसका रूप धारण करना चालू कर देगा ये। क्योंकि कब की बात है? 1925। और हमारे भारत में 2 चीजें पर्याप्त मात्रा में आ चुकी है। एक तो अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी देने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। अंग्रेजी का जवाब किसे देने वाले थे? अंग्रेजी से। उनकी संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे भारत से बहुत सारे लोग ब्रिटेन जैसे देशों से पढ़ाई करके भारत में आ चुके हैं। उनको मालूम है कि अंग्रेजों को जवाब कैसे देना है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्थापित हुआ, और इसी को बाद में कहा गया भारतीय विश्वविद्यालय संघ। क्या बोला गया इसको? भारतीय विश्वविद्यालय संघ। इसी का नाम बाद में होता है। फिर 1944 में एक रिपोर्ट और आती है, उसे कहते हैं हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है आपका? ये सार्जेंट रिपोर्ट। अब सार्जेंट रिपोर्ट में क्या किया कि भाई अब इन्होंने बोला कि काम करते हैं, हम यूजीसी का गठन किया जाए। तो यूजीसी के जो गठन है, उस गठन की सिफारिश सबसे पहले जिस रिपोर्ट में की गई, वो रिपोर्ट का नाम क्या था आपका? सार्जेंट रिपोर्ट। ये कब की बात है? 1944। हम ठीक आजाद होने वाले। तब बोला एक काम कर रहे जाते, क्योंकि इस समय तक उनको एकदम पर्याप्त आभास ये हो गया था कि अब अंग्रेज भारत में या भारतीय व्यवस्था में अंग्रेजों का रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी तरफ से हर वर्ग चेतना पूर्ण हो चुका है। हर वर्ग को कहीं ना कहीं अपनी आजादी ही प्यारी है, हर कोई आजादी के लिए लड़ाई कर रहा है। और मेन क्या है कि अब कोई व्यक्तिगत हित से लड़ाई नहीं कर रहा है, अब सारे के सारे एक हित से लड़ाई कर रहे हैं। तो उनको देश छोड़ना ही था। तो इन्होंने इस रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि देखो जब कोई एक देश दूसरे देश को क्या बनाता था? आपका उपनिवेश। तो कंट्री नंबर ए कंट्री नंबर बी पर नजर ये रखता था कि ये बी जो है सी से कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर मान लो ये बी ने उपनिवेश बनाया, किसको बनाया आपका? तो सी को। वैसे ही मान लो एक यहां पर सी या डी ने उपनिवेश बनाया, मान लो ई को। तो देखते थे कि कौन ज्यादा अच्छे से अपने उपनिवेश से ट्रीटमेंट करता है, उसके आधार पर उससे व्यवहार किया जाता था। किसके द्वारा? आपका ए के द्वारा। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जितना बेहतर करेंगे, आपके साथ दूसरा देश भी उतना बेहतर करेगा। इसलिए तो बाद में अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे तो सबके सब, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, ये सारे मिले और अटलांटिक महासागर में निकल पड़े घूमने।
और इस महासागर के यात्रा में, नौका विहार में इन्होंने तय किया कि अब सभी देशों को मुक्त करने का वक्त आ गया है, कोई किसी गुलाम नहीं बनाएगा। मुक्त करेंगे तो मुक्त करने के बाद ऐसे नहीं कि छोड़ दिए तो उसकी हालत और खराब। जैसे कुछ दिन पहले मुद्दा उठा था कि अफगानिस्तान से अचानक यूएस आर्मी वापस चली गई। अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो हमारे भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में, ये उत्तर है और ये क्या आपका पश्चिम, ये इंडिया हमारा, यहां पर हमको मिलता है अफगानिस्तान। क्या मिलता है हमको? अफगानिस्तान। यहां पहले सरकार तो थी, लेकिन यहां सरकार को यूएस आर्मी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था। कौन सा आर्मी के द्वारा बोल रहे? तो यूएस आर्मी के द्वारा। अचानक जो बाइडेन के आने के बाद यूएस आर्मी को वापस बुला लिया गया, और जैसे ही यहां से यूएस आर्मी वापस गई, यहां पर जो तालिबानियों का कब्जा हो गया। किनका कब्जा हो गया आपका? तो तालिबानियों का। तो डेमोक्रेटिक कल्चर यहां पे समाप्त हो गया। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? हर किसी वर्ग को, हर किसी लिंग वाले व्यक्ति को समान रूप से जीवित रहने का इस स्वच्छंद परिवेश में अधिकार मिलता है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन तालिबानी मूल एक प्रकार से इस्लामिक संगठन और इस्लामिक कट्टरतावाद के चलते एक बार फिर से यहां पे लोकतंत्र की नींव खराब होनी चालू हुई। कहां पर आपका? तो अफगानिस्तान में। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए सभी लोगों ने एक चार्टर बनाया, उसका नाम है अटलांटिक चार्टर होता है। और अटलांटिक चार्टर के चलते इसमें वही घोषणा पत्र में, इस चार्टर में अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं, तो इस घोषणा पत्र में यही था कि अब सभी देश जो भी जिसको उपनिवेश बना के रखें, सब एक दूसरे को मुक्त करना चालू करें, और ऐसे मुक्त ना करें, वहां पे व्यवस्था कायम करने के बाद उसको छोड़ें ऐसा बोलो। इसलिए हमारे यहां कैबिनेट मिशन की स्थापना करने के तक अंग्रेजी हुकूमत यहां पर थी, उसके बाद ही यहां से उनका जो सर्वोच्च पदाधिकारी यहां से बाहर गया, अन्यथा हमारे देश की स्थिति और थोड़ी सी डगमगा सकती थी। तो सार्जन रिपोर्ट ने बोला कि अब एक संस्थान होगा, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? तो यूजीसी। उसका गठन का इन्होंने क्या किया? तो सिफारिश कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले और कोई संस्थान काम नहीं करती थी। आजादी के पहले बहुत सारे संस्थान, जैसे आप नाम सुने होंगे हिस्ट्री में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1875 में एक स्कूल के रूप में स्टार्ट होता है, सर सैयद अहमद खान, और बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पे 1920 में स्थापित होता है। दूसरा हमारे पास बनता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, क्लियर है। वैसे हमारे पास जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हमारे भारत में स्थापित हो चुके थे। बट एक प्रकार से कहते हैं ना, एक निकाय होता है जो विधिवत तरीके से काम करता है, जो रेगुलेटरी संस्था के तौर पे, या उसको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी, या इसको हम कहते हैं हिंदी में नियामक संस्था। क्या बोलते हैं इसको? नियामक संस्था, जो उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, उसके लिए नियम बनाती है, कायदे कानून बनाती है, उनकी मर्यादित नियमों का निर्धारण करती है। ऐसी संस्था हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेगुलेटरी बॉडी। आज चाहे आपका बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका सीवी रमन यूनिवर्सिटी हो, चाहे रविशंकर हो, कोई भी हो, सभी किसके अंडर में काम करते हैं? आपको तो यूजीसी के अंडर में भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, और उन विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग दी जाती है ताकि उनका मूल्यांकन हो सके, क्योंकि किसी भी संस्थान का मूल्यांकन जरूरी होता है। तो ये सारे संस्थान बन चुके थे, बट इनके लिए जैसे एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, हमारे इंडिया में एक बैंक है, उसका नाम क्या होता है आपका? तो RBI। इसके नीचे सारे बैंक हैं। यदि अनुसूचित बैंक की बात करें तो हमारे सरकार या हमारे भारत का सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक कहलाता है, कौन कहलाता है आपका? SBI। हम कभी इसके पास नहीं जाते, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है आपका? तो RBI कंट्रोल। अगर ये नहीं होता तो अपने हिसाब से काम करता, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है रेगुलेटरी बॉडी की, या नियामक संस्थान की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सके, अपने अधीनस्थ निकाय को नियंत्रण के माध्यम से ला सके, अन्यथा वो अनियंत्रित तौर पे कार्य ना करे, वो नियमावली का बिल्कुल पालन करे, और एक दिशा में जिसका निर्धारण ये करती है वो उस दिशा में कार्य करते रहे। ये काम होता है किसका? होता है आपको तो रेगुलेटरी बॉडी का, ठीक है। यहां पर ये आजादी के पहले की कहानी है। ये सबसे पहले आजादी के पहले का सीन 1825 में
एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, रिपोर्ट रखी और उन्होंने बोला कि आवश्यकता है किसकी, स्कूल की स्थापना, ताकि भारत में एक संस्था हो, उस संस्था में लोग आए और शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, देखो स्कूल एक्चुअली में पहले हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था से जोड़ा जाता है। पहले के जो छत्री थे, जो भी वर्ग की बात करें, जिनको शिक्षा से संबंधित किया जाता था, उनके लिए आश्रम व्यवस्था की गई थी। वो आश्रम में आते थे, रहते थे और शिक्षा पालन, शिक्षा धारण करते थे। धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते चले गए, उन्हीं आश्रमों को हमने क्या नाम दे दिया आपको, तो स्कूल का नाम दे दिया। पहले ढांचा की बात करते हैं, आधारभूत ढांचा वो नहीं था तो आश्रम कहलाते थे। जैसे डढांचा बना तो आश्रम से क्या कहलाना चालू हुई, तो स्कूल कहलाना चालू हुए। पहले ऐसे खुले में बैठ के आराम से शिक्षा देते थे, गुरु शिष्य परंपरा थी, अब टीचर स्टूडेंट परंपरा आ गई यहां पर। तो 1833 में धीरे से एक व्यक्ति आता है, कौन आता है आपका, लॉर्ड मैकॉले, जिसने भारत में कौन शिक्षा का, तो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और इसी के प्रचार प्रसार की बात कही। लेकिन इसको मसौदे में, इसको दस्तावेज में, व्हाइट पेपर में पुटअप करने का काम किसने किया था, 1854 में चार्ल्स वुड ने। और इसे कहते हैं वुड डिस्पैच बोलते हैं। इसे कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा, क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्ना कार्टा। अर्थ क्या होता है इसका, अधिकार पत्र। या तो ये इस्तेमाल करो या तो ये इस्तेमाल करो। कभी भी लिखते समय दो समानार्थी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, या तो ये वो तो नहीं, आप एक आइदर ऑफ दिस शब्द का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल करो जो आपको उचित लगता है वहां पर। तो वहां अपन पर्यायवाची नहीं लिख रहे हैं, उससे बेवजह का स्पेस गिरेगा, कुछ नहीं होगा। तो इससे दो चीजें समझ में आती है। एक तो उन्होंने केवल हमको संतुष्ट करने के लिए बोला कि ठीक है हम अंग्रेजी शिक्षा को बिल्कुल प्रमोट कर ही रहे हैं, ठीक है, इस साथ में हम बिल्कुल कौन शिक्षा की बात करें तो स्वदेशी शिक्षा के 50 में भी जोर देना जाएगा। लेकिन कहां नहीं, उनका तो आवश्यकता ये था कि इसके आड़ में इसको प्रमोट करना, किसको, आपको अंग्रेजी शिक्षा। हाल देख सकते हो वर्तमान में। उन्होंने बोला ठीक है हमको बुनियाद भी तैयार करनी है, तो हमने बिल्कुल काम किया। किसमें काम किया, तो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान आकर्षण किया। देखो इसके बाद दोबारा बात नहीं करेंगे आपसे इस मैटर पे। फिर उन्होंने 1857 में स्थापित किया, क्या स्थापित किया आपका, तो विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 3 स्थान पर की गई, मद्रास, बंबई और आपका कलकत्ता। देखो प्रेसिडेंसी जहां पर थी इनकी, वहीं पे इन्होंने स्थापना की, क्योंकि इनको हाई अथॉरिटी पर अपने लोग इन्हीं प्रेसिडेंसी में चाहिए था, बाकी स्थान से कोई मतलब नहीं था। इसलिए इन्होंने 3 स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित किए। करना होता तो और भी स्थान पे कर सकते थे। इन्होंने देखो विश्व स्तर पर यह बताया कि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भारत बेवजह हमको बदनाम करने पे तुला है कि हमने इनको गुलाम बना रखा है, हम तो यहाँ पे चीजों को डेवलप करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी जो भारत को चला सके। तो हम आए, हमने देखा कि यहाँ प्रशासन की आवश्यकता है और हमने भारत को वही तो दिया, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन भारत में अंग्रेजों की ही देन है। चाहे हम बात करें जिलाधीश की बात करें, कलेक्टर पद का सृजन भी अंग्रेजों ने ही अपने समय पे कर दिया था। हाँ वो बात अलग है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से किया था वो था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कलेक्टर मतलब क्या होता है, कलेक्ट करने वाला, उसको केवल रेवेन्यू कलेक्शन काम दिया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके अधिकारों को बढ़ाया गया और वो राजस्व से बढ़ करके कहीं ना कहीं अब न्यायिक क्षेत्र में भी उसका हस्तक्षेप बढ़ गया। जिले का मालिक कलेक्टर अब होता है तो सारे अधिकार उसके पास होते हैं। लेकिन इसके पहले स्टार्टिंग में उसको लाया गया था, इसका काम केवल रेवेन्यू कलेक्शन का हुआ करता था। 25 में हमने एक बनाया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। बाद में इसका नाम क्या हो गया, तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ। और 44 में एक रिपोर्ट आती, कौन सी आपकी, तो सार्जेंट रिपोर्ट की। और इसने एक सिफारिश की कि भाई भारत में क्या होना चाहिए आपका, एक यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्योंकि संस्थानों को ऐसे ही आप नहीं चलाओगे, उनको, उसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या बोलते हैं इसको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। एक ऐसा आयोग जो क्या देगा आपको, तो अनुदान देगा, ग्रांट करना, पैसा देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनुदान। ये ऋण नहीं होता है, ये क्या होता है आपका, तो अनुदान। कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अंडर काम करने वाले संस्थानों को वो क्या दे आपका, तो अनुदान। इसको बोलते हैं ग्रांट बोलते हैं। ये कोई डेप्ट या ऋण नहीं है, ध्यान रखना। इसको स्कूल या कॉलेज वापस नहीं करेगी, ये केवल उनके डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। और इसके पहले भी कुछ संस्थान यहां स्थापित हो चुकी थी, जैसे कि संस्थान हमने बोला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आपका वहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान यहां पे ऑलरेडी चल रहे थे। आजादी के पश्चात जो हमारे पास सबसे पहला काम किया जाता है
तो आजादी के पश्चात जो काम होगा वो काम कैसे होगा देखते हैं यहां पर। आजादी के बाद कौन कौन एक्टिव होते हैं। तो पहला काम होता है 1948 और 1949 में। कब की बात है? 1948 1949 में। और ये एक रिपोर्ट आती है भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा रिपोर्ट। और इसको प्रस्तुत करने का काम किया था हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको समझ थी कि शिक्षा की महत्ता क्या होती है। ये वही है जिनके जन्मदिन पे हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये रिपोर्ट पेश कर दिया। देखो स्थिति कितनी खराब है। ये बात 1948 और 19 मतलब इस पे काम चल रहा था, ऐसा नहीं। आजादी के ठीक बाद ये रिपोर्ट आई है और इसने फोर्स किया इस बातों की भाई जिसकी सिफारिश आप किए थे यूजीसी उसको लाया जाए। जब हम पढ़ेंगे यूजीसी के बारे में तब फिर से इनका नाम आएगा। किनका नाम अपन बोल रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के बाद नाम आता है हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वो नींव रखते हैं यूजीसी का। ठीक है। और देखो किसी भी संस्थान को संसद के द्वारा हम अधिनियम के माध्यम से स्थापित करते हैं। देखो कोई भी बॉडी ऐसे ही लाके स्थापित नहीं करोगे, जब तक संसद उसको अप्रूव नहीं करती है तब तक उसका अस्तित्व खतरे में रहता है। उसके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए, स्थायी बनाने के लिए संसद को अधिनियम पारित करना पड़ता है। क्या पारित करना पड़ता है? अधिनियम। तो इस बात को ध्यान रखना जब भी कोई संस्थान के बारे में डील करेंगे, क्योंकि आगे वही है। अब धीरे से यहां पे संस्थान, हम मानव संसाधन से हट गए हैं। अब हमारे शिक्षा से संबंधित संस्थान कौन कौन सी, उस पर अपन काम करेंगे। तो एक हमारे पास ढांचा बना रहेगा। हर किसी का उद्देश्य वही है कि उस क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना। एनसीईआरटी की बात करूंगा तो एनसीईआरटी मतलब स्कूली शिक्षा की बात होगी। यूजीसी की बात करूंगा मतलब कि आपका महाविद्यालय या कॉलेज लेवल की बात होगी। अगर एनएलयू की बात करूंगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो आपका लॉ वाली फील्ड की बात होगी। एआईसीटी की बात करूंगा मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड की बात करूंगा, मतलब सबका फिर अपना अपना काम चालू हो जाएगा। आईआईएम की बात करूंगा प्रबंधन में काम करेगा वो। आईआईटी की बात करूंगा टेक्नोलॉजी में काम करेगा। आईटीआई की बात करूंगा तो प्रशिक्षण में काम करेगा। पॉली की बात करूंगा प्रशिक्षण में काम करेगा। डिप्लोमा कोर्स, मतलब सबके अपने अपने काम डिसाइड हो जाएंगे और सब में आपको आंसर एक ही लिखना है। ये भी एक ही मतलब एक जैसा ही स्वरूप होगा। तो उस समय अपन बताएंगे एक फॉर्मेट जिसमें आपको हर संस्थान को फिट करना बस हो गया। ठीक है। पहले ही बोला हूं कि इससे इजी सेक्शन कुछ नहीं है, अगर समझ गए तो, अन्यथा इसको रटते बैठोगे तो नहीं रट सकते। ये एकदम फ्रीडम माइंड से पढ़ने वाले विषय हैं। सोचो, धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक आपके लिखावट में आ जाएंगी, लेकिन जब तक नहीं सोचोगे तब तक ये किताब तो है, रट भी नहीं पाओगे। तो 1948-49 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत जो पेश किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा काम करते हैं 1953 में एक आयोग बनाया जाता है, उसका नाम पड़ता है मुदलियार आयोग। कौन सा आयोग है आपका? मुदलियार आयोग। देखो इन्होंने काम किया कि हम किस पे काम करेंगे। इन्होंने बोला देखो हमको प्राथमिक शिक्षा पे काम करना है। जो काम पहले आजादी से पहले एक तरह से प्रारंभ करने की बात कही थी, वही होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, उसको एट लास्ट आजादी के बाद कौन से आयोग के अंतर्गत? तो मुदलियार आयोग में शामिल किया गया कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए या प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। और साथ में प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा, कौन शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा पर भी इन्होंने जोर देने की बात की। और तीसरा इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम जो अंकों का वितरण करते हैं वो संख्यात्मक पद्धति पर ना होकर संकेतात्मक पद्धति पर हो। ऐसा ऐसा लाइन लिख दोगे ना तो तुमको सामने वाला बिल्कुल समझेगा कि हाँ ठीक है, बट इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए कि संख्यात्मक पद्धति पर ना होकर के संकेतात्मक, मतलब जिसको कहते हैं आज की तारीख पर ग्रेडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें देखो इस पे भी
कभी भी देखना कोई भी चीज आती है ना, उस पर लोग बहस करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो शिक्षाविद का काम ही क्या है कि शिक्षा की प्रणाली पर अपने अपक्ष और अपने विपक्ष वाले पहलू को रखना। तो एक सिस्टम ये था कि परसेंटाइल सिस्टम जिसको कहते हैं कि इतने में इतने नंबर आपको मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका तो संख्यात्मक पद्धति। 500 में 498 नंबर मिल गया, एक को मिल गया 400 नंबर, तो सामने वाला बोलेगा 400 नंबर कम है, 498 ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली वो ज्यादा ब्रिलियंट होगा, ये शो करता है। और हमको यहाँ पे उसको पिछड़े, उसको सामने उस दिक्कत नहीं थी, उस बच्चे को बचाना था जिस बच्चे को ये फील आना चालू हुआ कि मैं उससे क्या हूं, तो पीछे हूं। तो हमने बोला एक काम करो, ग्रेडिंग सिस्टम करो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, 3 ग्रेड बात करो। तो उसमें क्या होगा, कम से कम आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है बी ग्रेड वाले को बिल्कुल लगे कि यार मैं तो ए से कम है या सी से ज्यादा है, तो कम से कम जो एक प्रकार से ए ग्रेड में सभी बच्चों को ये तो लगेगा हाँ भाई चलो ये कम ज्यादा नहीं है, सभी के सभी कौन से ग्रेड में आपको तो ए ग्रेड में है। तो उस सिस्टम को लाने की सिफारिश आज नहीं, ये बहुत पहले, जो आप देखो वर्तमान में स्कूल, प्राइवेट स्कूल इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि किसी भी स्थिति में बच्चों का मोरल डाउन नहीं करना है, उनको लगातार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि उनको पढ़ाई छोड़ने के लिए। क्योंकि हमारे समाज, हमारे इस सिस्टम में प्रॉब्लम है कि जो ड्रॉप आउट होता है, क्या बोल रहा हूं मैं आपका यहां पर, ड्रॉप आउट, इसकी दर बहुत ज्यादा है। मतलब किसी भी स्टेज पर स्कूल छोड़ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ड्रॉप आउट बोलते हैं। 8वीं बच्चा बड़ा लगा कि नहीं हो पा रहा है, एक जन गांव का लड़का टॉप कर, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे लिए तो भाई बनी बनी बनाओ, वो पढ़ाई छोड़ के फिर अपना वापस काम चालू कर देता है। तो इसको कम करने के लिए हमने ऐसी व्यवस्था की सिफारिश बहुत पहले कर रखी है। ये बात देखो कब की, 1953 की है। तो इन्होंने बोला इस पर जोर दें, किस पर जोर दें आपको, तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दें। इन्होंने बोला हमने किस में दें आपको, तो माध्यमिक शिक्षा में जोर दें। और इन्होंने बोला कि इस पद्धति पर ना होकर किसमें आपको, तो संकेतात्मक पद्धति पर हो, संकेतात्मक पद्धति। और यहां हमने क्या बोला, तो संख्यात्मक पद्धति के ना होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। ये मुदलियार आयोग की सिफारिशें थी। उसके बाद 1964 एंड 1965, इसको याद करना पड़ेगा आपको अगर आपको कभी बड़े प्रश्न आ गए तो। 64 से 65 के बीच में एक आयोग आता है, उसे बोलते हैं कोठारी आयोग। क्या नाम पड़ता है इसका, कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने बोला कि ये जो हमारे पास जो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, फिर उच्च स्तर, फिर उच्चतर स्तर की शिक्षा है, फिर स्नातक स्तर की शिक्षा है, इसको मैं एक ढांचा प्रदान करता हूं। इन्होंने जो सिफारिश की वो सिफारिश थी आपका 10+2+3, 10वीं 12वीं और 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, ऐसी बात इन्होंने की। ये ढांचा ये लाया गया किनके द्वारा लाया गया आपको, तो कोठारी आयोग के द्वारा। ये कंप्लीट एजुकेशन है बच्चे का, ये एटलीस्ट उसको यहां तक जाना पड़ेगा, 3 से 4 रोज चलेगा बट 3 तक तो जाना ही है। 10वीं पढ़ेगा, 2 साल 12वीं पढ़ेगा और आपका यहां पर 3 साल में ग्रेजुएशन करेगा, तभी वो उस देश में स्नातक की श्रेणी में आएगा। उन्होंने कंप्लीट ढांचा पुटअप किया कि इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो 1964 में सारी बातें हुई और उसके बाद इन्होंने बोला कि क्यों ना एक काम किया जाए कि एक आयोग बनाया जाए। उस आयोग का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कौन सा आएगा आपका, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। दूसरा यहां पर हमको बोला गया कि एक काम करें कि हमारा जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा को हम लोग क्या करें आपको, तो प्रोत्साहित करें। अभी भी यही किया जाता है। देखो सिफारिशें आज की नहीं है, 1964-65 की हैं, बहुत पहले से प्रयास चल रहा है और इसको हम 2020 में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। मतलब रिपोर्ट पर विचार कितने साल बाद हो रहा है, ये समझ सकते हैं कि हमारे भारत में शिक्षा को लेकर कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है हमारे भारत में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हो जाए। दूसरा हमने क्या बोला, तो मातृभाषा को प्रोत्साहन, किसमें हम बोलेंगे आपका, तो शिक्षा में। फिर बोला गया कि स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए। आज भी एक मसला बना हुआ है कि नारी शिक्षा हमारे भारत में उतनी बेहतर नहीं जितनी बेहतर होनी चाहिए। फिर हमने बोला कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो। शिक्षा का क्या होना चाहिए आपको, तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब देखो पहले क्या था कि शिक्षा को हमने संघ सूची में शामिल कर रखा था। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केवल किनको था आपका, तो केंद्र सरकार को। संघ सूची मतलब वही होता है कि जिस पर कानून केवल कौन बनाए, तो केंद्र बनाए। लेकिन हमने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम इसको फिर 42वें अमेंडमेंट से हम शामिल किए और इसको फिर संवर्ती सूची का विषय बना दिया।
किसका बनाते हैं हम लोग? तो समवर्ती सूची का। तो समवर्ती सूची का विषय बनाने का फायदा ये हुआ कि इस पर अब दोनों कानून बनाएंगे। कौन बनाएगा? राज्य। और कौन बनाएगा? केंद्र। इसे कहते हैं शिक्षा का विकेंद्रीकरण। ये तो सारा अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू सेंटर चलता। जो केंद्र सरकार कहती वैसा राज्य सरकार को मानना पड़ता। कि अगर मैं, हो सकता है उसमें ऐसा रीजन क्या दिया गया, बोला कि देखो ऐसा कि हर राज्य की स्थिति ठीक नहीं है या हर राज्य की स्थिति समान नहीं है शिक्षा में, प्रत्येक राज्य में स्थिति शिक्षा की अलग अलग है। तो जब स्थिति अलग है तो उसको एक ही तराजू में तुलना भी उचित नहीं है, एक ही चश्मे से देखना भी सही नहीं है। तो हमने बोला ये सारा दायित्व दोनों मिलकर निर्वहन करेंगे, राज्य भी और कौन आपका? तो केंद्र भी। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर थी। इसके बाद जैसे आप जानते हैं 2002 में जब समझ में आया कि नहीं शिक्षा का अब हमको करना पड़ेगा सार्वभौमिकरण, तो हमने एक संविधान संशोधन लाया। कौन सा आपका? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, और हमने आर्टिकल नंबर क्या जोड़ दिया? तो 21 का, शिक्षा का मौलिक अधिकार। और उसके बाद 2002 के बाद 2004 में हमने संचार पद्धति से शिक्षा को जोड़ने के लिए, शिक्षा को संचार पद्धति से जोड़ने के लिए एडुसेट, एडुकेशनल सैटेलाइट, क्या बोलते हैं इसको? एडुकेशनल सैटेलाइट कार्यक्रम हमने, जैसे हमने एक सैटेलाइट बनाया, उसको ऑर्बिट में सेट किया और हमने बोला दूरस्थ शिक्षा या संचार का भी अब कहीं ना कहीं समावेश होना चाहिए। किसमें होना चाहिए आपको? तो शिक्षा में होना चाहिए। और लास्टली 2009 में हमने राइट टू एजुकेशन, जिसे कहते हैं आरटीआई, तो शिक्षा गारंटी अधिकार अधिनियम, ये लागू किया गया। लास्ट ऐड कर सकते हो कि हमने 2020 में एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीति पर चर्चा की। सॉरी, तैयार किया। और इसके बताया गया था आपको अध्यक्ष, उनका नाम क्या था? के कस्तूरी रंगन। ये आजादी के पहले और आजादी की बाद की स्थिति है। इस पे हम लोग आलोचना भी करेंगे कि क्यों इनके द्वारा बनाया गया नीति सफल होगा नहीं होगा, जो बात की बात है। मतलब ये है कि जब मैंने आपको मानव संसाधन में अगर सवाल देना है तो आपको लिखने आना चाहिए। फिर वो हम जितने दिन से बात करें बार बार उसी चीज को लेके, बार बार वही शब्द आ रहा है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए कि भाई शब्दों को सुनो, आंसर प्रश्न को समझो और उसके हिसाब से उत्तर लिखो। मैंने ये ऐसा सेक्शन है जहां फोकट का नंबर मिलता है, यहाँ फ्री का नंबर मिलता है। एक ये वाला सेक्शन है और एक पेपर नंबर 5 में, पेपर नंबर 4 में पार्ट नंबर 3, ये फ्री का नंबर है जहां पे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा और आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा। कुछ भी लिखो, नंबर आपको मिलना ही है। कुछ भी मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दिए, मतलब रिलेवेंट भी लिखो आपको नंबर मिल जाएगा ऐसा। अब इसमें क्या पूछता है? कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखो। अगर सामान्य तरीके से पेपर देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि पेपर निकाला जा सकता है मेंस का। बस वही है लिखने का, एक तो जैसे कह रहा हूं कि रोज लिख के लाया करो, चेक हो या ना हो, कम से कम एक कॉपी पतली से बना लो, रोज लिखो उसमें। वो केवल आपके आंसर के लिए, ना दो सवाल तो खुद से लिखो। ठीक है भाई, रूटीन बनाना जरूरी है मेंस में, और कुछ जरूरी नहीं है। पढ़ने से बहुत जरूरी होता है रूटीन बनाना। रोज लिखोगे, आधा ही पैरा लिखो, कोई समस्या नहीं है। एक पैरा लिख रहे हो, कम से कम आपको 5 मिनट लग रहा है, अगले 10 दिन देखना 3 मिनट में आपको चीजें सेट होके एग्जीक्यूट होके मिलेंगी। बस हो गया, खेल खत्म। यही चाहिए होता है मेंस में, एक नहीं हर दिन करना पड़ता।
तो खुद से सोचो, अगर 2 दिन गैप हुआ तो मान के चलो ढांचा नहीं बन रहा है, 3 दिन बाद ढांचा नहीं बना पाओगे। ये हमारे पास एजुकेशन सिस्टम का स्थिति बिफोर एंड आफ्टर वाली बात अगर हम करें तो